हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार भौरे और मैं आज क्लाइमेटोलॉजी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, तो एज यू कैन सी इन द थंबनेल ऑल्सो, आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लाइमेटोलॉजी में जो टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट करा था। दैट टॉपिक वाज भारत का मॉनसून या भारतीय मानसून, जिसे हमने स्टार्ट करा था, उसी का नेक्स्ट पार्ट ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम बेसिकली उसी प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। बच्चों, आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम जो है वो हर एक टॉपिक को बहुत माइन्यूटली और बेहतर तरीके से कवर करते हुए जा रहे हैं। और इसमें हमने देखा कि हमने किस प्रकार से भारत में महा मानसून का आगमन होता है, किस प्रकार से भारत में अराइवल ऑफ मानसून होता है, और हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से व्यापारिक पवनें भारत में प्रवेश करती है। आज हम लौटते हुए मॉनसून और साथ में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से यूरोप में होने वाली एक वर्षा, यूरोपियन रेनफॉल, इंडियन मॉनसून को मॉडिफाई करता है, इसे प्रभावित करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और उसी स्टार्टिंग के साथ मैं आपको एक प्रीवियस जो वीडियो हमने देखा था उसका एक स्मॉल सा रिकैप देता हूं और उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे आज की सीरीज को। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से, अगर मैं आपसे कहूं ये हमारा वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में आप पाएंगे कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका, ये मिलेगा आपको अरब का प्रायद्वीप, ये है हमारा ग्रेट इंडिया, और ये आपको दिखेगा चाइना वाला पार्ट। और इस प्रकार से ये है स्मगलर्स का कॉन्टिनेंट अर्थात यूरोप। एंड मेक श्योर इसके साथ आप पाएंगे दिस इज द कंप्लीशन। ओके, चलिए तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारा क्षेत्र है जहां पर हम मानसून का अध्ययन करने वाले हैं, तो बच्चों आप पाएंगे कि ये जो लाइन मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन कौन सी होगी? आई थिंक आप सभी को याद होगा, ये लाइन है बेसिकली भूमध्य रेखा। क्लियर? और मैंने आपको यह बताया था कि भारतीय क्षेत्र में मानसून का आगमन किस प्रकार से होता है। तो याद करेंगे बच्चों, तो मैंने आपसे डिस्कस करा था एक बेल्ट होती है जिस बेल्ट को कहा जाता है ITCZ अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यह वो बेल्ट होती है बच्चों जिस बेल्ट पे सूर्य की साल भर परपेंडिकुलर रेस पड़ती हैं, लंबवत किरणें पड़ती हैं, जिस कारण इस बेल्ट के ऊपर आपको तापमान कैसा दिखेगा बच्चों? आई थिंक आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे। इसमें आपको दिखेगा टेम्परेचर हाई, ITCZ। यहां पर आपको तापमान उच्च दिखेगा, इसलिए दाब निम्न होगा। और याद रखिए इसके टुवर्ड पवनें चलेंगी, इसकी दिशा में पवनें चलेंगी, इसकी ओर पवनें चलेंगी। और जब इसकी ओर पवनें जाएंगी तो ये गर्म होंगी, गर्म होने पर हल्की पवनें ऊपर की ओर जाएंगी, ऊपर होने पर संघनन होगा, संघनन के बाद मेघों का निर्माण होगा और बारिश होगी। अर्थात ITCZ वो बेल्ट है जो किसी भी स्थान में प्रवेश करने पर उस स्थान का टेम्परेचर अर्थात तापमान उच्च कर देती है तथा दाब निम्न, और दाब निम्न होने पर पवनें उसकी ओर प्रवाहित होती है और कुछ ही घंटों बाद बारिश होती है। अब ये जो ITCZ की बेल्ट है, ये ITCZ की पट्टी 21 मार्च को खड़ी होती है भूमध्य रेखा पर, और यही कारण है कि 21 मार्च का दिन वास्तविकता में पृथ्वी में वो दिन होता है जहां पर दिन और रात का समय अंतराल समान होता है। इसके पश्चात ये ITCZ की बेल्ट चलना प्रारंभ करती है भारत की ओर, और भारत अर्थात कर्क रेखा की ओर, और कर्क रेखा की ओर प्रवाहित होने के क्रम में जैसे जैसे ये भारत में प्रवेश करती है, याद रखिए 21 जून की डेट को यह प्रवेश करेगी कर्क रेखा के क्षेत्र में एग्जैक्टली, लेकिन 21 जून से पहले यह प्रायद्वीपीय भारत में लगातार प्रवेश करती जाती है। और मैंने आपको जैसा पहले भी समझाया था लास्ट वीडियो में, अगर मैं आपसे कहूं कि यह जो क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पहले भी समझा चुका हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि यह है हमारा ग्रेट इंडिया, ये याद रखें कि आपको इंडिया का मैप बेहतर तरीके से बनाना आना अत्यंत आवश्यक होगा। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि यह है हमारा इंडिया, ये जो रेखा है यह है कर्क रेखा, और याद रखिए कर्क रेखा है। अब याद रखिए कि जिस समय
ITCZ भारत में प्रवेश करेगा, इस प्रकार से ये बेल्ट आएगी, तो इस बेल्ट के जैसे ही प्रवेश के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये मैंने आपको बताया था, ये है अरब सागर और ये क्षेत्र हमने देखा था, ये था बंगाल की खाड़ी। और याद रखिए, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से पवनें चलना स्टार्ट होंगी भारत की तरफ, और याद रखिए इन पवनों के आगमन के साथ जहां जहां ITCZ जाएगा उन उन स्थानों पर होगी वर्षा। और जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि ये जो वर्षा है ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की स्थानीय पवनों के कारण होती है, अर्थात ये पूरे भारत में एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रिगर नहीं होता, अर्थात लोकल एरियाज में लोकल रेनफॉल होती है, और ये रेनफॉल, ये वर्षा वास्तविकता में स्थानीय है, इसलिए इसके नाम भी स्थानीय होंगे। और याद रखिए, चूंकि इस डेट को अर्थात 21 जून को ये ITCZ पहुंचेगा कहां पर, कर्क रेखा पे, जो कॉज करेगा अराइवल ऑफ मॉनसून, जो कार्य करेगा मॉनसून को भारत में लाने का, अभी वो डेट नहीं आई है, अर्थात अभी 21 जून निकला नहीं है। इसका मतलब है अभी जो बारिश हो रही है इसे कहा जाता है प्री मॉनसून, मॉनसून पूर्व की वर्षा। और मैंने आपको बताया था कि मॉनसून पूर्व की वर्षा स्थानीय स्तर पर होती है, और यही कारण है कि इसके स्थानीय नाम हैं। और मैंने आपको बताया था कि केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहां पे इसे मैंगो शावर या फिर चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। इसी प्रकार से ऑफ सीजन रेनफॉल अर्थात मॉनसून के बिना होने वाली बारिश को मध्य प्रदेश में मावठा कहा जाता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था, इस समय अर्थात गर्मी के समय जब ITCZ भारत में पहुंचता है तो तापमान के उच्च होने से दो घटनाएं और होती हैं। आई थिंक आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इस समय भारत में पहली जो घटना देखने को मिलती है उसे कहा जाता है संवहनीय वर्षा। आई थिंक आप सभी रिकॉल कर पा रहे होंगे, इसे कहा जाता है संवहनीय वर्षा। और मैंने संवहनीय वर्षा के लिए बताया था कि इसे भारत में आंधी और तूफान कहते हैं, बिजली का चमकना और साथ में तीव्र वेग से हवा का चलना, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट तेजी से रेनफॉल। और ये 4 बजे के आसपास होती है, क्योंकि दिन के समय तापमान उच्च होने से अत्यधिक मात्रा में पवन का ऊपर की ओर प्रवाह देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने यह भी समझाया था कि किस प्रकार से भारत में संवहनीय वर्षा के अलावा हीट वेव भी देखने को मिलती है, हीट वेव भी देखने को मिलती है। और बच्चों, आपको बेहतर तरीके से याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि इस हीट वेव को भारत में लू कहा जाता है। और याद रखिए, मैंने आपको यह भी समझाया था कि लू के कारण भारत में या किसी भी क्षेत्र में जब किसी की मृत्यु होती है तो ऐसा समझा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि शायद डिहाइड्रेशन से या मैं कहूं पानी की कमी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी, परंतु याद रखें कि ये डिहाइड्रेशन के कारण नहीं होता, ये वास्तविकता में ब्लड क्लॉटिंग के कारण होता है। हीट वेव्स पर्सन की डेथ कॉज करती हैं, मृत्यु का कारण बनती है, ना ही पानी की कमी से, अपितु उस व्यक्ति के बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होने से, क्योंकि जो हीट वेव्स होती हैं ये वेव्स माइक्रोवेव्स हैं, और माइक्रोवेव्स बेसिकली माइन्यूट लेवल पे आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करती हैं, और जैसे ये प्रवेश करती हैं बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, जिसे अगर सर पे हो तो ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। इसके साथ ही मैंने आपको यह समझाया था कि अगर आपको इससे बचना है तो हमें याद रखना है कुछ बेसिक रूल्स, जैसा आपके पेरेंट्स कहा करते हैं कि अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो स्कार्फ या एक गमछा या फिर एक कवर सर पे डालकर निकलें। कारण क्या है बच्चों? कारण यही है कि जो फेटल वेव्स हैं, ये जो हाईली डेंजरस वेव्स हैं, इसको एब्सॉर्ब कर लेता है क्लॉथ और इनकी इंटेंसिटी काफी हो जाती है कम। तो ये मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया था। इसके साथ हमने देखा कि भारत में कर्क रेखा पर अब मॉनसून पहुंचने वाला है, कर्क रेखा पर अब ITCZ पहुंचने वाला है। और याद रखिए, ITCZ के कर्क रेखा पर पहुंचने पर तापमान अत्यधिक ज्यादा हो जाता है, और इसका एक कारण मैंने आपको समझाया था कि इस स्थान पर आपको थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा। और ये जो थार का मरुस्थल है, यहां पर तापमान पहले ही हाई होता है, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है। अब जब ITCZ का अराइवल होगा तो टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई, तापमान अत्यधिक ज्यादा, इस कारण दाब अत्यधिक कम। अब अत्यधिक कम दाब, अत्यधिक उच्च तापमान, अब इस अत्यंत कम दाब को फुलफिल करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि, अब ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड,
अगर मैं इसे जूम करूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस अत्यधिक कम दाब को फुलफिल करने के लिए अब पवनों का प्रवाह होगा इस प्रकार से, जो पवनें जा रही थी यहां से सीधा साल भर चलती हैं, इन्हें कहा जाता है व्यापारिक पवनें, और इन व्यापारिक पवनों का आगमन होगा भारत की तरफ। और याद रखिए, ये पवनें कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये आना इधर चाहती हैं, यहां एक पवन खड़ी है बच्चों, इमेजिन करें, और ये सीधा आना चाहती है भारत, परंतु ये सीधा आ नहीं सकती। और इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है बच्चों कि इस स्थान पर और पूरे पृथ्वी पर आपको कार्य करता मिलेगा एक बल, जिस बल को कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स क्यों कार्य करता है? तो याद रखें, कोरियोलिस फोर्स इसलिए कार्य करता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको थंब रूल बताया था कि अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है तो अपने प्रवाह की दिशा के राइट हैंड साइड, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो अपने प्रवाह की दिशा के लेफ्ट हैंड साइड ये टिल्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं इस प्रकार से कि ये पवन जाना इस साइड जाती है, परंतु अपने प्रवाह की दिशा में सबसे पहले किस हैंड साइड रोटेट होगी? लेफ्ट हैंड साइड, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और जब ये जैसे ही इस इक्वेटर को क्रॉस करेगी, भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगी, ये अपने प्रवाह की दिशा में किस हैंड साइड जाएगी बच्चों? राइट हैंड साइड। तो अराइवल होगा, आगमन होगा इस दिशा से। क्लियर? तो हमने इसी को ड्रॉ करा था इस प्रकार से कि पवनों का आगमन हो रहा है भारत, या मैं कहूं दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ। और ध्यान देंगे तो आप पाएंगे बच्चों कि ये जो पवनें आ रही हैं, ये पवनें पूरा प्रशांत महासागर और पूरा हिंद महासागर पार करके भारत की ओर आ रही हैं। और जब इनका आगमन होगा तो याद रखें बच्चों, इसके आगमन में जो पवनें भारत की ओर आ रही हैं, इन पवनों में आपको एक कॉमनैलिटी देखने को मिलेगी, एक तारतम्यता देखने को मिलेगी कि इन पवनों के आगमन के साथ इनके अंदर अत्यधिक मात्रा में क्या उपस्थित है? इनके अंदर उपस्थित है जलवाष्प। और जैसे ही ये जलवाष्प से संतृप्त पवनें भूमध्य रेखा को क्रॉस करने के बाद भारत में प्रवेश करेंगी तो याद रखिएगा, ये अत्यधिक मात्रा में क्या कॉज करेंगी? रेनफॉल। और याद रखिए, यही रेनफॉल, यही बारिश हमारे लिए कहलाती है मॉनसूनी बारिश। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? और याद रखिए, हर एक डायमेंशन का एक यूज होता है। यहां पर आप पाएंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं करा था, भारतीय महामॉनसून अफ्रीका को हिट करते हुए आता है। इसका उपयोग आगे किस स्थान पर होगा मैं आपको आवश्यक रूप से बताऊंगा, परंतु अभी के लिए इतना जाने कि इस प्रकार से आता है। क्लियर? अब ये हमने देख लिया था। इसके साथ अगर मैं अभी से जूम आउट करूं तो ध्यान से देखें, ये हमारा एक स्लॉट बन के रेडी है। अब इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूं, एक और डायमेंशन था जैसा कि हमने डिस्कस करा था, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको समझाया था कि ये है भारत। और याद रखिए, हमारे लिए ये डिस्कशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में जब आप पाएंगे कि हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे इसके भारतीय मॉनसून के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन आएगा, तो वहां पर इसका बार बार यूज देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय मॉनसून किस प्रकार से आता है, तो उसके लिए पहले आप समझें कि ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है? और ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है विंध्य तथा सतपुड़ा का क्षेत्र, और इसे जो है वो कहा जाता है अरावली का क्षेत्र। क्लियर? अब बच्चों, इस डायग्राम को मैंने प्रीवियस क्लास में इसी फॉर्म में बनाया था, आज मैं इसे कुछ अलग तरीके से बनाता हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सेम डायग्राम को बट इन अ सिंपल मैनर बनाना चाहूं तो ये किस प्रकार का दिखेगा, तो याद रखें, ये जो है वो कुछ इस प्रकार से भी आप इसे बना सकते हैं कि ये है हमारा ग्रेट इंडिया, ये है मेरा महान भारत, और ध्यान से देखें, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है हिमालयन प्रदेश। क्लियर? ये है हमारा हिमालय। क्लियर? अब देखें बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, जस्ट अ सेकेंड, ये है हमारा हिमालय।
इस प्रकार से। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमने जो ड्रॉ कर रखा था पहले, ये किस प्रकार से यहां पर आएगा, तो यहां देखेंगे आप, इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत, इसे कहा जाता है अरावली का क्षेत्र, यह है विंध्य तथा सतपुड़ा का क्षेत्र। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भारतीय मॉनसून किस प्रकार से भारत में आता है, तो हमने अभी देखा कि उसके आगमन की जो दिशा है, यह दिशा कैसी है बच्चों? दक्षिण पश्चिम की। यह दिशा इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम की दिशा है। अब याद रखें, यह जो दक्षिण पश्चिम से आता हुआ मॉनसून है, क्लियर, यह मॉनसून सबसे पहले हमारे लिए केरल वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है और इसके बाद यह वर्षा कराता है, बारिश कराता है हमारे पश्चिमी घाट में। क्लियर? अब पश्चिमी घाट के साथ ये पवनें प्रवेश करती हैं नर्मदा तथा तापी या ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में। ये इस प्रकार से वर्षा कराएगा। इसी प्रकार से याद रखें, ये जो पवनें हैं ये समानांतर हो जाती हैं अरावली के। अब याद रखिए, चूंकि ये पवनें समानांतर हो चुकी हैं, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कारण है कि ये पवनें जो है वो वर्षा नहीं करा पाती राजस्थान या तमिलनाडु में। अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये पवनें इस प्रकार से भारत आई। भारत आने के पश्चात ये हिट करती हैं हिमालयीन प्रदेश को। यहां पर आप पाएंगे कि हिमालय वाले क्षेत्र में भी वर्षा कराती हैं। साथ में मैंने आपको ये समझाया था कि ये पवनें जो है वो हिमालय के तराई क्षेत्र में भी वर्षा कराती हुई ऐसे कम होती जाती हैं। इसी प्रकार से हमने देखा था कि जो भारतीय महामानसून है, आप कह सकते हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय भारतीय खासकर जो आकार है, इसके कारण ये जो दक्षिण पश्चिम का मानसून है ये दो भागों में विभाजित होता है। एक भाग इस प्रकार से आता है और दूसरा भाग ये उसी मानसून का पार्ट है, परंतु इसके आगमन की दिशा दूसरी है। ये इस प्रकार से आ रहा है और भारत के इस वी आकार के कारण ये दो भागों में इस प्रकार से बट जाता है। ये हमने देख रखा था और ये पवन इस प्रकार से चलते हुए आएगी। और याद रखिए, ये जो पवनें आएंगी, ये पवनें टकराती हैं किससे बच्चों? हिमालय से। और खासकर कौन सा हिमालय? हमने देख रखा था, ये हमारा पूर्वांचल या मैं कहूं पूर्वी हिमालय है। अब पूर्वी हिमालय के भाग से इस प्रकार से टकराएंगी। मैं जरा इस डायग्राम को करेक्ट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। लीजिए, अब ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पवनें भारत में आ रही हैं, ये किससे टकराती हैं? ये हमारे हिमालय से या पूर्वी हिमालय से टकराती हैं। क्लियर? और पूर्वी हिमालय से टकराने के पश्चात ये इस दिशा में वापस से टर्न लेती हैं। अर्थात हमारी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा कराती है पूर्वी हिमालय में तथा उत्तर भारत के विशाल मैदान में। अब याद रखें कि ये जो पवन हमने देखी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, इसका कभी भी वर्षण नहीं होता, या मैं कहूं ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, यह शाखा कभी भी पूर्वी घाट में वर्षा नहीं कराती, परंतु ये वर्षा करा पाती है। इसका मुख्य कारण है इस स्थान पर चलने वाला एक विशेष प्रकार की पवन। अगर मैं आपसे कहूं, आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से याद होगा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था अबाउट अ जेट स्ट्रीम। जब हम जेट स्ट्रीम वाला चैप्टर देख रहे थे, इसे कहा जाता है सोमालियन जेट स्ट्रीम, या मैं कहूं इसे कहा जाता है पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब याद रखें, ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम आप देख पा रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम आप देख पा रहे हैं, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम वास्तविकता में हमारे बंगाल की खाड़ी की शाखा को, अब याद रखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा को ही क्यों, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, शायद आप सभी को याद होगा। ये जो है हमारे बंगाल की खाड़ी की शाखा को पुश करती है, और किस दिशा में पुश करती है? तो ये पुश करती है टुवर्ड्स ईस्टर्न घाट्स, अर्थात पूर्वी घाट की ओर। और यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो भारत के पूर्वी घाट क्षेत्र में भी वर्षा करा पाती है। अन्यथा की स्थिति में जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये कभी भी वर्षा नहीं कराती बच्चों इस क्षेत्र में। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? फाइन। अब देखें, इसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है पूर्वी
जेट स्ट्रीम। क्लियर? अब अगर मैं आपको बताना चाहूं तो याद रखें, हमने यह देखा कि ये जो क्षेत्र है, जस्ट अ सेकेंड मैं इसका नेमिंग कर देता हूं, और याद रखिए ये जो मैं आपको बना रहा हूं डायग्राम, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको अपनी कॉपी में बना लें, अन्यथा की स्थिति में अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, इससे भी इस टेलीग्राम चैनल की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है हिमालय, और याद रखें ये जो क्षेत्र है यहां पर अगर मैं बताना चाहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहला कि हमारे यहां जो मॉनसून है, यानी कि भारतीय मानसून है, इस मॉनसून के आगमन की जो दिशा है, याद रखिएगा बच्चों, ये दिशा है दक्षिण पश्चिम की, दक्षिण पश्चिम की, और यह भी याद रखिएगा कि यह दक्षिण पश्चिम से आने वाला मॉनसून दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग जो हमने देखा था इसे कहा जाता है अरब सागर की शाखा, अरब सागर शाखा, तथा हमने जो दूसरा भाग देखा इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी शाखा। और याद रखिए मैंने आपको यह भी समझाया था कि अरब सागर की जो शाखा है इसमें जलवाष्प की मात्रा कम या ज्यादा, तो आई थिंक आप सभी को याद होगा इसमें जलवाष्प जो है, जलवाष्प की जो मात्रा है यह मात्रा कम होती है एज कंपेयर टू, जैसा हमने यहां देखा, याद रखिए यहां पर जलवाष्प ज्यादा होता है। और इसका कारण भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इस लाइन के बाद भी, अगर मैं ऐसा ड्रॉ करना चाहूं तो याद रखिए ये एक इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन के बाद जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प एकत्रित करती रहती है, परंतु अरब सागर की जो शाखा है इस लाइन के बाद जो है अपना जलवाष्प त्यागना प्रारंभ करती है और पूरे भारत में वर्षा कराती रहती है। और यही कारण है कि हम ये कहते हैं कि जलवाष्प की मात्रा अरब सागर की शाखा में बंगाल की खाड़ी की शाखा के सापेक्ष जो है वो कम होती है। क्लियर? ये मानसून है, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसे कम करूं तो ये है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर? अब याद रखें अरब सागर की शाखा भारत में कहां कहां वर्षा कराती है, तो मैंने आपको समझाया कि ये जलवाष्प जो है, ये जो अरब सागर की शाखा है ये हमारे यहां पश्चिमी घाट में वर्षा कराती है, साथ में ये भारत में नर्मदा तथा नर्मदा व तापी नदी घाटी क्षेत्र में वर्षा कराती है। इसके अलावा हमने देखा कि ये भारत में पश्चिमी हिमालय इस क्षेत्र में भी वर्षा कराती है। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि भारत की बंगाल की खाड़ी की शाखा कहां कहां वर्षा कराती है। तो बच्चों याद रखें ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये भारत में सबसे पहला डायमेंशन कि ये वर्षा कराएगी पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में। याद रखिए इसके अलावा ये कहां वर्षा कराएगी, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में, उत्तर का मैदान। इसके अलावा यह भी याद रखें बच्चों कि ये जो है ये विशेष रूप से हमारे पूर्वी घाट में वर्षा कराती है। क्लियर? यहां पर अगर आप जोड़ना चाहें तो यहां पर ये तराई, और तराई क्या होता है तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, आपने हिमालय वाला चैप्टर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा हो बच्चों तो एक बार आप जो है वो
बुक से इसे रीड करें। तराई क्षेत्र जो है हिमालय के परिप्रेक्ष्य में आने वाला एक क्षेत्र है जहां पर नदियों का जो है पुनः आगमन होता है स्थल पे। इसके पहले जो है हिमालय में एक क्षेत्र आता है, जैसे शिवालिक का क्षेत्र कहा जाता है, भाबर का क्षेत्र कहा जाता है, जहां से हिमालय में उद्गम लेने वाली नदियां जो है वो भूमिगत हो जाती हैं और तराई के क्षेत्र में उनका पुनः आगमन होता है स्थल पर। क्लियर? तो चलिए, इतना हमने देख रखा था जो भारतीय महामॉनसून का आगमन था। इस प्रकार से पूरे भारत में वर्षा हो जाती है। अब याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है इसमें अभी कुछ चीजें ऐड होना बाकी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप सभी आई थिंक बहुत इजीली इसे समझ पाएंगे कि अगर आप इस डायग्राम के साथ जाते हैं पेपर में तो आप एक ही प्लेस में सारी इंफॉर्मेशन एक बार में पुट कर पाएंगे। जैसे ये जो है ये कहलाता है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। और याद रखिए इसी साउथ वेस्ट मॉनसून को हम व्यापारिक पवनों का मॉनसून भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं, इसे कहा जाता है व्यापारिक पवन का मॉनसून। क्लियर? चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए हमने क्या क्या देख लिया। तो आई थिंक ये आपने देखा कि भारत में किस प्रकार से मॉनसून का आने के पहले की कुछ घटनाएं हैं। इसके बाद हमने देखा कि भारत में मॉनसून आता कहां से है। फाइन। और हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा। ये टेलीग्राम की आईडी है मेरी, आप इससे पीडीएफ जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब आप आए, हम नेक्स्ट डायमेंशन देखने वाले हैं दैट भारत में और क्या क्या घटनाएं होती हैं इसी समय। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि जब भारत में मॉनसून आया या भारत में मॉनसून का आगमन हुआ, इस समय एक बात देखने योग्य है। क्या बात है वो? तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में वर्षा का वितरण, अब मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो क्षेत्र है आप पाएंगे इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रायद्वीपीय भारत में किस स्थान पर वर्षा सबसे ज्यादा हो रही है, तो ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के सापेक्ष ये जो स्थान है इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्लियर? तो पश्चिमी घाट पर्वत पे अत्यधिक वर्षा हो रही है। और याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं इस स्थान पर यहां पश्चिमी घाट है, ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पश्चिमी घाट है। ओके, यहां वर्षा हुई सबसे पहले, अर्थात इस क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि इसी स्थान पर सबसे पहले मॉनसून आया। यहां आने वाली पवनों के अंदर जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा थी। अब इसके बाद जो पवनें आगे चलते हुए जाएंगी, धीरे धीरे करके ये अपने अंदर उपस्थित जो जलवाष्प है इसको खोती जाएंगी, इसको वर्षा के रूप में नीचे गिराती जाएंगी। तो आगे चलने पर बच्चों वर्षा कम होती जाएगी। अब मुझे बताएं, जिस अरब सागर की शाखा ने वर्षा कराना प्रारंभ करा इस स्थान से, क्लियर, वो जब कभी यहां तक पहुंचेगी, अर्थात ये हमारा क्षेत्र है, इसे कहते हैं हम हिमालय वाला भाग। क्लियर? वो जब इस स्थान तक पहुंचेगी बच्चों, तो बताएं क्या इसके अंदर जलवाष्प की मात्रा इतनी ही बनी रहेगी या कम हो जाएगी? तो आई थिंक आप इजीली समझ पाएंगे कि यहां पहुंचते पहुंचते जो जलवाष्प है इसकी मात्रा कम हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर वर्षा अधिक होगी, परंतु ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप पाएंगे कि वर्षा अरब सागर की शाखा के कारण कम होने लगेगी। फाइन। तो जिस पवनों ने इस स्थान पर वर्षा कराई, वो पवनें ही ऊपर जाके पश्चिमी हिमालय में वर्षा कराएंगी, तब तक इनके अंदर जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, हमारा जो पश्चिमी हिमालय है, क्लियर, भारतीय पश्चिमी हिमालय, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। क्लियर? तो यहां मैं रब करूं अगर इसे, हमें पश्चिमी घाट से अभी उतना जो है काम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं तो भारत के पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी
हिमालय में। याद रखिए जो वर्षा है ये कम होगी, और यही कारण है बच्चों कि आप पाएंगे कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान थार का मरुस्थल नहीं है। फाइन, याद रखिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है? तो मिनिमम रेनफॉल एरिया, सबसे कम वर्षा का स्थान, वर्षा क्षेत्र, यह आपको मिलेगा लेह, जो कि कैपिटल है बच्चों किसकी? लद्दाख की। तो याद रखिए लेह वो एरिया है जहां आपको सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। क्लियर? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपको देखने को मिला लद्दाख वाला क्षेत्र, और लद्दाख की कैपिटल अर्थात लेह वाला भाग। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जिसके अंदर एज कंपेयर टू अरब सागर की शाखा सबसे ज्यादा जलवाष्प है, यह सबसे पहले किस स्थान पर वर्षा करा रही थी? आपने प्रीवियस स्लाइड में देख रखा है, ध्यान से देखें। यह सबसे पहले वर्षा करा रही थी पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में। अब याद रखिएगा यह क्षेत्र, ये पवनें सबसे पहले आई हमारे पूर्वी हिमालय वाले भाग में। तो याद रखिएगा पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और इवन अगर मैं आपसे कहूं तो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, हाईएस्ट रेनफॉल रीजन ऑफ अर्थ, यह कौन सा भाग है? तो याद रखिएगा यह भाग है वास्तविकता में चेरापूंजी मासिनराम। यह आता है वास्तविकता में मेघालय में, और मेघालय का यह क्षेत्र विश्व की सबसे अधिक जो है वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो याद रखिएगा जो भारत का पूर्वी हिमालय है, जस्ट अ सेकेंड, याद रखिए जो पूर्वी हिमालय वाला भाग है, पूर्वी हिमालय जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र वास्तविकता में अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और याद रखें बच्चों यह क्षेत्र में आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा वर्षा का कारण क्या है? तो याद रखिए इसका कारण है बंगाल की खाड़ी शाखा। और याद रखिएगा यहां पर आप पाएंगे विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, अर्थात, और यह भी याद रखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो इसके परिप्रेक्ष्य में यह याद रखें कि यह वर्षा साल भर होने वाली वर्षा है। अब साल भर क्यों होती है? मॉनसून के समय होती है, यह बात अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि भारत में मॉनसून आया है, परंतु साल भर कैसे हो पा रही है, वर्ष भर वर्षा कैसे होती है? तो इसके बारे में आपको मैं कहूं बायोडायवर्सिटी वाले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। फाइन, जहां आप पाएंगे कि वर्षा का वितरण, विश्व में वर्षा का वितरण, यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। क्लियर? बाकी जब हम इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिक देखेंगे तब भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से वर्षा का वितरण होता है। क्लियर? चलिए, तो आप यहां ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ल्ड में वर्ल्ड्स हाईएस्ट, यानी कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यह कौन सा है? तो याद रखिए यह क्षेत्र है मेघालय का। और कौन सा क्षेत्र? तो इसे कहा जाता है चेरापूंजी। और याद रखिए चेरापूंजी के लिए एक बार और वर्ड भी यूज होता है, माओसुंदरम, ये या मासिनराम, ये इसी का एक क्षेत्र है। तो याद रखिए विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में स्थित है, चेरापूंजी से कहा जाता है। और ये चेरापूंजी के लिए एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं 3 पहाड़ी क्षेत्र। अगर मैं आपको बनाना चाहूं तो इस प्रकार से दिखता है। एटलस में अगर आप देखें तो पेज नंबर, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस जो आता है, उस स्टूडेंट एटलस में अगर आप देखना चाहें तो ये आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 12 में। और अगर 16 में जाएंगे तो जूम करके बना हुआ है, वहां पर आप मार्क कर सकते हैं 3 पहाड़ियां हैं, इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं। ये
कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे आपको। ये एक पहाड़ी है, ये एक और पहाड़ी है, फाइन, और एक और पहाड़ी आपको इस प्रकार से ऊपर देखने को मिलेगी, और इसके बीच में स्थित है चेरापूंजी या माओसुंदरम। क्लियर? ये है चेरा पूंजी, फाइन। और याद रखिए ये जो चेरापूंजी वाला पार्ट है, इस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है बच्चों, याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में वर्षा का मुख्य कारण यहां पर स्थित पहाड़ियों का क्रम भी है। और यहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो इन पहाड़ियों का नाम भी याद रखिएगा। इसे कहा जाता है गारो, इसे कहा जाता है खासी, और इसे कहा जाता है जैंतिया। तो गारो, खासी, जैंतिया, इन पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण भी यहां पर पवनें ज्यादा समय तक रुकती हैं, और यही कारण है कि चेरापूंजी या माओसुंदरम में वर्षा ज्यादा होती है। क्लियर है? तो अब हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि भारत में वर्षा का क्रम इस प्रकार है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं भारत में, उत्तर भारत में, खासकर स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगर मैं नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तर भारत में, किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं उत्तर भारत में पश्चिम से पूर्व की दिशा में, और पश्चिम से पूर्व की दिशा का मतलब याद रखिएगा हम किस परिप्रेक्ष्य में खासकर बात कर रहे हैं, हम हिमालय के परिप्रेक्ष्य में चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर? तो नॉर्थ इंडिया में खासकर हिमालयी प्रदेशों में अगर मैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में बढ़ता हूं तो याद रखिए जो वर्षा है, फाइन, अर्थात जो रेनफॉल है, याद रखिएगा ये वर्षा, ये हमेशा 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 इंक्रीज होगी, अर्थात ये बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा कि अगर आप पश्चिम से पूर्व की दिशा में उत्तर भारत में और खासकर हिमालय में बढ़ते हैं तो ये जो वर्षा है ये हमेशा क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अर्थात इस दिशा से इस दिशा में अगर आप गए तो आपको वर्षा का क्रम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? और याद रखिएगा इसी का उल्टा होने पर, फाइन, अर्थात अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा जो है वो कम होती हुई दिखेगी। क्लियर? चलिए, तो ये हमने देखा एक पार्ट। अब अगर मैं आपसे कहूं तो ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा साइड में करता हूं। आई थिंक आपके लिए अभी भी रीडेबल होगा। फाइन, चलिए, अब अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि एक क्षेत्र है, मान लीजिए अगर मैंने आपको, चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, इसे इस प्रकार से यहां छोड़ देते हैं। आप पीडीएफ के लिए जो है वो टेलीग्राम चैनल पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसमें अपलोड कर दूंगा। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से देखिएगा कि हमने देखा कि उत्तर भारत में पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाने पर, पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाने पर वर्षा का क्रम बढ़ा है। अब इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि इमेजिन करें बच्चों, ये एक पर्वत है। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम इस पर्वत को इस दिशा से देख रहे हैं, अर्थात इस पर्वत का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्लियर? तो ये इस प्रकार से है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि अब अगर बच्चों मैंने आपसे कहा कि इस पर्वत में आप पाएंगे, अच्छा और याद रखिए आपको हर बार शेडिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इस पर्वत को इस प्रकार से छोड़ देते हैं तो डायग्राम इनकम्प्लीट माना जाता है। ज्योग्राफी में आपको डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये जो आप बनाएंगे, याद रखिएगा ये शेडिंग करना कहलाता है। यह इंडिकेट करना, यह बताना, यह प्रदर्शित करना कि आप इस डायग्राम को देख किस स्थान से रहे हैं। क्लियर? अर्थात ये इस डायग्राम का टॉप व्यू है या साइड व्यू है। आप इस माउंटेन को साइड से देख रहे हो या ऊपर से देख रहे हो? तो बट ऑब्वियस है हम साइड से देख रहे हैं। ओके, तो अब याद रखिएगा इस प्रकार से जब आप इसमें शेडिंग करेंगे तो ये इसका
क्रॉस सेक्शनल व्यू या आप कहें साइड व्यू कहलाता है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, जिस समय भारत में वर्षा का आगमन हुआ उस समय आप पाएंगे कि दक्षिण पश्चिम की दिशा से मॉनसून आ रहा था और यह आता हुआ मॉनसून सबसे पहले किस स्थान से टकराया था? तो आई थिंक आप सभी को याद होगा, यह टकराया था सबसे पहले भारत के पश्चिमी घाट पर्वत से। अब यहां बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले टकराया था पश्चिमी घाट से, तो एग्जैक्टली उस समय हुआ क्या था? तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पवनें जब पश्चिमी घाट पर्वत से टकराई होंगी तो इस प्रकार से चलना प्रारंभ करी हैं। ये चलती हुई जो पवनें आ रही थी, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस पश्चिमी घाट के सापेक्ष ये ऊपर उठना प्रारंभ करेंगे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो पवन इस दिशा से आ रही थी, क्लियर, ये पवन जैसे ही पश्चिमी घाट पहुंचेगी इसकी ढाल के सहारे, क्लियर, यानी कि जिस ढाल पर ये पहुंची है इस ढाल के सहारे धीरे धीरे करके ये ऊपर उठना प्रारंभ करेगी। अब याद रखिएगा, जैसे जैसे ये ऊपर उठना प्रारंभ करती है, अब यहां काम की और जान लेने योग्य बात यह है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो बच्चों बताएं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो है वो कम होता जाता है। तो जैसे जैसे पवनें इस स्लोप के सहारे, इस ढाल के सहारे ऊपर की दिशा में जाएंगी, ये ऊपर की दिशा में जाती हुई पवनें ठंडी होती जाएंगी और याद रखिए जैसे जैसे ठंडी होंगी ये बादलों का निर्माण करेंगी, मेघों का निर्माण करेंगी। और याद रखिएगा इस क्षेत्र में मेघों का निर्माण होने से, यानी कि इस स्थान पर आपको क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और इस प्रकार से यहां पर मेघों का निर्माण होगा। और याद रखिए मेघों का निर्माण होने के पश्चात यहां प्रारंभ हो जाएगी वर्षा अर्थात बारिश। अब ध्यान से देखिएगा, यह इस प्रकार से वर्षा होगी, अर्थात जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है, फाइन, यानी कि यह है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, यह है दक्षिण पश्चिम मानसून। और याद रखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जब आएगा पश्चिमी घाट में तो यह भी इसका पश्चिमी भाग है। और याद रखिएगा ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में ज्यादा वर्षा कराएगा, क्लियर। तो यहां पर तो वर्षा हो गई, परंतु जब ये पवनें इस प्रकार से इस पर्वत को पार करके दूसरी दिशा में आएंगी तो बच्चों अब मुझे बताएं, अगर मैंने आपसे कहा कि ये पवनें इस दिशा से नीचे की ओर आएंगी, अब मुझे बताएं ऊंचाई घटने के साथ तापमान जो होता है वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और जैसे ही ये पवनें नीचे की दिशा में उतरेंगी, क्या इन पवनों के अंदर किसी भी प्रकार का संघनन की क्रिया हो पाएगी? टेल मी बच्चों, क्या यह संभव है कि ऊंचाई घटने के साथ जो है वो संघनन की क्रिया हो पाए? तो आंसर इज नो बच्चों। अब ये जो पवनें नीचे की दिशा में आएंगी, ये पवनें नीचे आने के कारण तापमान इनका बढ़ेगा और तापमान बढ़ने पर कभी भी संघनन की क्रिया नहीं हो सकती, कभी भी कंडेंसेशन नहीं हो सकता। और जब कंडेंसेशन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार के मेघ का निर्माण भी देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि इस तरफ अर्थात पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। और याद रखिएगा इसे ही कहा जाता है छाया वृष्टि प्रदेश। ध्यान से देखिएगा यह जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं छाया वृष्टि प्रदेश। और एक प्रश्न हमेशा अपने माइंड पर रखिएगा कि छाया वृष्टि प्रदेश हमेशा क्यों बनते हैं किसी भी पर्वत श्रेणी के दूसरी तरफ? क्लियर, क्यों बनते हैं दूसरी तरफ? तो याद रखिए आप पाएंगे कि किसी भी पर्वत श्रेणी के जिस तरफ पवनें आ रही हैं, क्लियर, इसे कहा जाता है विंड वर्ड साइड, यानी कि पवन अभिमुख क्षेत्र। क्लियर, इसे कहा जाता है पवना अभिमुख क्षेत्र, अर्थात वो क्षेत्र जहां पवनें आ रही हैं। क्लियर, और याद रखिए
वो क्षेत्र जो इसके एग्जैक्टली दूसरी तरफ होता है, इसे कहा जाता है पवना विमुख क्षेत्र। अर्थात ये होता है विंड वर्ड साइड और ये होता है ली वर्ड साइड। क्लियर? तो याद रखिए, जो विंड वर्ड है अर्थात जो पवन अभिमुख क्षेत्र है वहां अधिक वर्षा, और जो पवन विमुख क्षेत्र है जो ली वर्ड साइड है ये होगा छायावृष्टि प्रदेश या वृष्टि छाया प्रदेश। क्लियर? दोनों एक ही है, छाया वृष्टि प्रदेश। और याद रखिए, ये जो छायावृष्टि प्रदेश है, इस छायावृष्टि प्रदेश में वर्षा अत्यधिक कम होती है या फिर दूसरे क्षेत्र के कंपैरिजन में काफी कम होती है। फाइन, इसे कहा जाता है कम वर्षा वाला स्थान। क्लियर? और याद रखिए, भारत में भी इसी प्रकार पश्चिमी घाट के सापेक्ष एक छायावृष्टि प्रदेश का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, तो आइए इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। और बच्चों याद रखिएगा, इसे एज इट इज डायग्राम्स के साथ अपनी कॉपी पे बनाना नितांत आवश्यक होगा। अदरवाइज आप सुन सब लेंगे परंतु लिख पेपर में नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आई कैन डेफिनेटली से कि आपको चीजें समझ में तो अवश्य आएंगी, परंतु पेपर में आप तब लिख पाएंगे जब आप इसे नोट डाउन करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके पास पीडीएफ होगी, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लिए और अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। क्लियर? चलिए, तो अब आए बच्चों नेक्स्ट डायमेंशन पे। ये भारत में कहां बनता है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है हमारा ग्रेट इंडिया, फाइन, ध्यान से देखें, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ओके, अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं, मैं यहां सिंपल डायग्राम बना देता हूं जिससे आप ज्यादा परेशान ना हो। मैं तो डायग्राम आपके लिए पूरा बना दूंगा, परंतु आपको जब ड्रॉ करोगे तब थोड़ी समस्या होगी। क्लियर? तो अभी मैं एक सिंपल डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखिए। यह है इंडिया, और इंडिया के सापेक्ष आपको देखने को मिलेगा, भारत के सापेक्ष आपको देखने को मिलेगा, इस स्थान पर है, यह उपस्थित है हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है? और पश्चिमी घाट के इस तरफ, फाइन, इस तरफ पर्याप्त बारिश होगी, और ये जो क्षेत्र है आपको जो देखने को मिलेगा, अब यहां पर ये आपको दिखेगा छाया वृष्टि प्रदेश। क्लियर? और ये जो छाया वृष्टि प्रदेश है ये इस शेप में आपको यहां उपस्थित मिलेगा। अब बच्चों आपके दिमाग में, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि इसका शेप इस प्रकार का क्यों है। तो बच्चों इसका आंसर सुने, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत में जब कभी आप उत्तर से दक्षिण की दिशा में आएंगे, अर्थात इफ यू आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न घाट्स, अगर आप पश्चिमी घाट पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो इसकी एवरेज हाइट अर्थात औसत ऊंचाई बढ़ना प्रारंभ होती है। और याद रखिए, जितना ज्यादा यह ऊंची होगी उतनी ज्यादा लंबा, उतना ज्यादा बड़ा इसका छायावृष्टि प्रदेश होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो याद रखिएगा, चूंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण की दिशा में बढ़ती जाती है, यही कारण है कि इसका छायावृष्टि प्रदेश भी दक्षिण की दिशा में बढ़ता जाता है। क्लियर हुआ? फाइन। आई वांट कि आप सभी इसको अपने नोट्स में मेंशन करें और साथ में कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं कि क्या यह चीज आपको बेहतर तरीके से क्लियर हुई है। ओके, चलिए, तो याद रखिए ये जो क्षेत्र है ये इस प्रकार से दिखाई देता है, और यह भी याद रखिएगा कि ये जो छायावृष्टि प्रदेश है इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है। तो याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मुंबई वर्सेस पुणे। आप पाएंगे इन दोनों के बीच में 200 किलोमीटर से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, फाइन, परंतु वर्षा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जहां मुंबई में बाढ़ आती हो, आप पाएंगे कि पुणे में पीने लायक पानी नहीं मिल पाता। कारण क्या है? जो मुंबई है वो बेसिकली पश्चिमी घाट के इस तरफ आता है,
और जो पुणे है वो इस तरफ आता है। तो इसके आगे वर्षा कहीं पर होगी, परंतु एग्जैक्टली इसी स्थान पर वर्षा नहीं हो पाती। तो मुंबई में अधिक वर्षा और पुणे में कम वर्षा। अब याद रखिए, मैं एक प्रश्न आपको देता हूं, सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा। अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है, फाइन, तो आप जो पश्चिमी घाट है इससे किस दर्रे का उपयोग करते हैं? और मुंबई से अगर आपको नासिक जाना है तो आप पश्चिमी घाट के किस दर्रे का उपयोग करते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं, इससे कौन कौन से नेशनल हाईवे पास होते हैं और वो नेशनल हाईवे किन दो मेजर सिटीज को जोड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको जम्मू कश्मीर से जाना हो लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर से जाना हो सियाचिन ग्लेशियर, तो आप किस प्रकार से जाएंगे? इसके लिए पासेस और ऐसे पासेस से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी राय, अपनी एडवाइस कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। देखिए, आप जो भी कमेंट सेक्शन में लिखोगे बच्चों, मैं डेफिनेटली उसको रीड करता हूं। जैसा कि मैं शायद क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज में इंडिया का जो क्लाइमेट है या इंडिया का जो मॉनसून है ये डिस्कस नहीं करने वाला था, बट कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में मेंशन करा तो मैंने इस टॉपिक को पिक करा और यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली मुझे एडवाइस कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए, तो ध्यान से देखें, एक इसका बेहतर एग्जाम्पल है मुंबई वर्सेस पुणे, और एक और अगर मैं आपसे कहूं तो एक और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको यहां देखने को मिलेगा, जैसा है केरल। जस्ट सेकंड, मुझे यहां पर नेमिंग करते टाइम स्पेस का प्रॉब्लम होगा। जैसा है यहां पर केरल वर्सेस तमिलनाडु। ओके, अब ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि यहां पर पश्चिमी घाट के 3 पर्वत मिलके जो तमिलनाडु में आने वाली वर्षा है इसे ब्लॉक कर देते हैं। अब ये 3 पर्वत किस प्रकार से हैं तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस शेप में देखने को मिलते हैं, क्लियर? और ये इस प्रकार से एक ब्रैकेट बनाते हैं। आप इसे मार्क कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में पेज नंबर 12 में ये तीनों पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो बच्चों, यहां पर जो आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी इसे कहा जाता है अन्नामलाई। फाइन, मैं यहां पर इसे मेंशन कर देता हूं, इसे कहा जाता है अन्नामलाई। अन्नामलाई, क्लियर? इसे कहा जाता है बच्चों पालनी। फाइन, जस्ट अ सेकेंड, पालनी। और इसे कहा जाता है बच्चों इलायची। क्लियर? तो ये इलायची की पहाड़ी, ये अन्नामलाई की पहाड़ी और ये पालनी की पहाड़ी, इस प्रकार से जो मॉनसून भारत में आता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा स्पेस और यहां क्रिएट करूं तो आप पाएंगे कि ये जो मॉनसून आ रहा है, इस आते हुए मॉनसून को ये तीनों पहाड़ियां जो है वो क्या कर लेती हैं? रोक लेती हैं। और आपको इसके एक तरफ इस स्थान पर केरल दिखाई देगा जहां पर्याप्त वर्षा होगी। जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहां आपको देखने को मिलेगा कि पर्याप्त वर्षा होगी केरल वाले भाग में, परंतु यहां जिस स्थान पर आपको तमिलनाडु देखने को मिलता है, यह स्थान, इस स्थान पर कोई वर्षा नहीं होगी। फाइन, तो यह स्थान कहलाता है तमिलनाडु। ओके, और इस स्थान पर इन पहाड़ियों के कारण वर्षा नहीं हो पाती। इसीलिए केरल वर्सेस तमिलनाडु, इस केस में भी आपको छायावृष्टि प्रदेश देखने को मिलता है। और याद रखिए, मुंबई वर्सेस पुणे, इस केस में भी आपको छायावृष्टि प्रदेश देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? तो ये 2 क्षेत्र हैं जहां आपको छायावृष्टि प्रदेश स्पष्ट रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देते हैं। ओके, लेकिन यह भी याद रखिएगा कि इसके अलावा क्या कोई और छायावृष्टि प्रदेश नहीं है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। याद रखिए, आपको एक और छायावृष्टि प्रदेश देखने को मिलता है जो भारत में तो नहीं है, परंतु भारतीय मॉनसून के सापेक्ष आपको उपस्थित जरूर दिखाई देगा। और यह कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, इस प्रकार से
आपको देखने को मिलेगा यहां पर हिमालय के कारण भी एक छायावृष्टि प्रदेश का निर्माण होता है। और ये छायावृष्टि प्रदेश कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है तिब्बत का पठार या तिब्बतियन प्लेट्यू। क्लियर? और ये तिब्बतियन का पठार है या तिब्बत का पठार है, ये पठार भी हिमालय के परिप्रेक्ष्य में, फाइन, हिमालय के सापेक्ष ये एक वृष्टि छाया प्रदेश है। क्लियर? और ये भी याद रखें कि इसका भारतीय महामॉनसून पे बहुत बड़ा प्रभाव है। कैसे बड़ा प्रभाव है? तो याद रखिएगा, ये क्षेत्र काफी गर्म होता है और यही बेसिकली आगमन कराता है भारत में महामॉनसून का। क्लियर? तो देखिए, हमने अभी तक वृष्टि छाया प्रदेश ये हमने देखा पहले की स्थिति। क्लियर? इसके बाद यहां ये भारत में मॉनसून का आगमन है। ठीक है? इसके बाद हमने सेकंड डायमेंशन देखा, इस प्रकार से वर्षा का वितरण हुआ। इसके बाद हमने थर्ड डायमेंशन देखा कि वर्षा के वितरण में किस प्रकार से पूर्वी और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं। फाइन, आपको पश्चिमी और पूर्वी घाट क्षेत्रों में किस प्रकार से वर्षा का वितरण देखने को मिलेगा, यह देखा हमने। इसके अलावा हमने वृष्टि छाया प्रदेश देखे। अब हम देखने वाले हैं कि भारत में किस प्रकार से शीत ऋतु में पवनों का प्रवाह होता है। क्लियर? तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूं। ओके, अब अगर बच्चों मैं फिर से ये डायग्राम बनाऊं तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये है हमारा अफ्रीका वाला भाग अर्थात अफ्रीका वाला क्षेत्र। क्लियर? ये हमारा है अरब का प्रायद्वीप, ये है हमारा ग्रेट इंडिया, ये है चाइना वाला भाग, और इस प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये है स्मगलर्स का कॉन्टिनेंट अर्थात यूरोप। ओके, चलिए, तो अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र है, ये भाग है वास्तविकता में हमारा भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र। ओके, ये कौन सी रेखा है बच्चों? आई थिंक अब आपको याद हो गया होगा, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्लियर? अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ITCZ जो हमारे पहले वाले डायग्राम में ऊपर की दिशा में था। क्लियर? अब अगर मैं पैरेलली दो डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं भी एक साथ दूसरा डायग्राम भी ड्रॉ कर दूंगा। तो ध्यान से देखिए, पहले जो ITCZ ऊपर की दिशा में था, अब ये जो है आपको दिखाई देगा कि इस स्थान पर है लगभग ऑस्ट्रेलिया। यहां कहीं पर आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब जो ITCZ है वो चलते हुए आ चुका है मकर रेखा की तरफ। क्लियर? और मकर रेखा में भी ये कहां पर स्थित है? तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार से ITCZ जो है वो चलते हुए पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। क्लियर? तो बहुत ध्यान से देखें, इसे कहा जाता है ITCZ। अब बच्चों मुझे बताएं कि भारत में इस समय कौन सी ऋतु होगी। तो आई थिंक आप सभी ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ITCZ है बेसिकली हीट का सोर्स, और यही कारण है कि हीट सोर्स हमसे बहुत दूर होने के कारण हमारे यहां ट्रिगर होगा शीत ऋतु। क्लियर? विंटर सीजन। तो याद रखिए ये कौन सा टाइम है? तो ये है शीत ऋतु। क्लियर? अब बच्चों मुझे बताएं शीत ऋतु में तापमान कैसा होगा। तो शीत ऋतु में जो तापमान है वो निम्न होगा। अब बताएं बच्चों इस स्थान पर तापमान कैसा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं तो शीत ऋतु में यहां तापमान कम है, टेम्परेचर लो है। तो बच्चों अब मुझे आंसर करें कि प्रेशर कैसा होगा। तो आई थिंक आप सभी बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि प्रेशर हाई होगा। और ये याद रखें बच्चों कि आपको जब भी ये नोट मेकिंग कर रहे हैं, आपका नोट्स बनाते टाइम जो मैं प्रश्न करता हूं उसका उत्तर आपके माउथ से आना चाहिए। क्लियर? अगर आंसर नहीं आ रहा है तो समझ ले कि आप गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। क्लियर? अगर मैंने आपसे कहा टेम्परेचर हाई तो बाय डिफॉल्ट आपके मुंह से निकलना चाहिए प्रेशर लो। क्लियर? तो यहां ध्यान से देखिए, टेम्परेचर हाई है, फाइन, यहां पर टेम्परेचर लो है एग्जैक्टली, तो प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। अब समझिएगा ITCZ वाला जो क्षेत्र है यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, तापमान क्या होगा? तो तापमान उच्च होगा। तो याद रखिए प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर यहां पर
लो हो जाएगा। क्लियर। अब बताएं बच्चों, जो पवनों का प्रवाह है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। तो आप यहां पाएंगे कि पवनें जो है वो इस स्थान से इस स्थान की ओर आना चाहती हैं, परंतु जैसा कि हमने प्रीवियस टाइम पर देखा था कि पवन जो है वो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये हमेशा उत्तरी गोलार्ध में अपने प्रवाह की दिशा के कौन से हैंड साइड बच्चों, राइट हैंड साइड टर्न लेती है। तो यहां ध्यान से देखिए, पवन आना तो इस डायरेक्शन में चाहती है डायरेक्टली ITCZ के पास, परंतु ये आ नहीं पाएगी। और ये आ क्यों नहीं पाएगी? क्योंकि कोरियोलिस बल है। तो ये किस प्रकार से आएगी? तो ये पवन का डायरेक्शन है। अब याद रखिए, ये अपनी प्रवाह की दिशा में कौन से हैंड साइड? तो राइट हैंड साइड। तो इसकी प्रवाह की दिशा नीचे है और ये अपने राइट हैंड साइड अर्थात इस दिशा में टिल्ट होगी। और याद रखिएगा, इस प्रकार से पवनें चलना प्रारंभ होंगी। अब यहां बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि ये पवनें भारत के ऊपर से इस प्रकार से निकलेंगी और ये इस प्रकार से चलती हुई जाएंगी। क्लियर। अभी ये भूमध्य रेखा की तरफ पहुंचने वाली हैं और इस प्रकार से पवनें जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं। ये पुनः अफ्रीका से टकराएंगी और इसका क्या यूज है तो बच्चों इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, बट आज नहीं, चूंकि हमारा फोकस बेसिकली किस पर है, हमारा फोकस भारतीय महा मॉनसून पर है। तो पवनें जो है वो इस प्रकार से चलना प्रारंभ करेंगी और प्रारंभ करने के पश्चात ये इस दिशा में पुनः मुड़ जाएंगी। और ये इस दिशा में क्यों मुड़ रही हैं बच्चों? तो आई थिंक आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इनके इस दिशा में टर्न लेने का या मुड़ने का मुख्य कारण है कि इस दिशा से आने के पश्चात ये जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं किसको बच्चों? भूमध्य रेखा को। तो भूमध्य रेखा क्रॉस करने के बाद इनका जो क्षेत्र है, वो जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से हो जाएगी। और ध्यान से देखिए, इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में ये पवनें पहुंचेंगी और ऑस्ट्रेलिया में होगी बारिश। क्लियर। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पवनों का आगमन हुआ, क्लियर, ये भारत से निकलती हुई दिशा में थी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिए। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये पवनें इस दिशा से आ रही हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसे मैं प्लॉट करना चाहता हूं भारत के मैप में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे हम थोड़ा साइड करते हैं और अब मैं इसे इंडिया के मैप में प्लॉट करता हूं। तो अब ध्यान से देखिए, हम फिर से बनाएंगे इंडिया और अब हम चलना प्रारंभ करते हैं। बच्चों आई नो कि थोड़ा टफ आपको फील हो रहा होगा, पर याद रखिए कि यह प्रश्न हर साल जो है वो हर तीसरे साल जो है वो प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों तो हमेशा इस चीज को याद रखें बच्चों कि यह बहुत जरूरी है कि जिस स्थान पर आकर आपको यह फील होने लगे कि मैं इसके बाद तो शायद नहीं पढ़ पाऊंगा, तो बस उसी स्थान से जो है वो सफलता प्रारंभ होती है। इस चीज को समझिएगा। अगर आप जिम जाते हैं तो आई थिंक आपने सुना होगा ये लाइन, खासकर एथलीट्स बोलते हैं कि जैसे ही आपको लगे कि इसके बाद मेरी बॉडी जो है ये एक्सरसाइज नहीं कर पाती, बस उस पॉइंट के बाद आपकी सफलता होती है। इस चीज को समझिए कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, मान लीजिए आप अभी उठा पा रहे हैं 50 kg का वेट, तो इसका मतलब है आपके बॉडी में जो मसल्स हैं वो 50 kg के ही मसल हैं। क्लियर। अब अगर आप चाहते हैं कि मसल का साइज बड़ा हो, फाइन, तो अब आपको 50 के ऊपर जाना है। 50 तक तो जो है आपके मसल उठा ही रहे थे। इसी प्रकार से अगर आप किसी पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये फील करते हैं कि शायद अब मैं और नहीं पढ़ सकता, तो इस चीज को याद रखिए, बस उसके बाद सफलता है। इसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आप सफल होगे, क्योंकि जितना आपने पढ़ा, जितना आपका बौद्धिक स्तर है, उससे आप वही हैं जहां आप अभी हैं। अगर आप इससे ऊपर आना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ऐड करने होंगे। क्लियर। और हम आपको ऐड कराएंगे भी। और ये याद रखिए कि यहां YouTube में जो है हम 1-to-1 आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, पर अगर आप P2I बैचेस में आते हैं तो वहां फिर मैं आपको 1-to-1 एक स्टूडेंट से मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू डिस्कशन करता हूं और फिर उससे जो है वो काम के लिए प्रेरित करते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप यहां से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहें तो P2I बैचेस में, मैंने आपको इसके वीडियो के स्टार्टिंग में भी इसके बारे में बताया है, आप उसके साथ जुड़कर जो कोड है, आप कोई भी कोड यूज कर सकते हैं, आप बस उसका पार्ट बने और मेंटरशिप लें, फिर देखिएगा कैसे स्लाइटली चेंजेस आना प्रारंभ होते हैं। ओके, चलिए अब आए ध्यान से देखिए। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि ये है इंडिया, क्लियर,
और याद रखिए मैप बनाते आना चाहिए। ओके, तो ये है बच्चों इंडिया, और अब अगर मैं आपसे कहूं कि पवनों का प्रवाह किस प्रकार का है, तो ध्यान से देखिए, यह हो रहा है उत्तर पूर्व की दिशा से। यह दिशा उत्तर है, यह दिशा पूर्व है, इसे कहा जाता है उत्तर पूर्व की दिशा। तो याद रखिए पवनों का प्रवाह इस प्रकार से उत्तर पूर्व की दिशा से भारत में हो रहा है। अब बच्चों मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा सागर है? क्या कोई सागर है, या चाइना आपको सागर दिख रहा है? नो, चाइना तो बेसिकली नेशन है, कॉन्टिनेंट है। तो याद रखिए ऊपर से आती हुई ये जो पवने हैं, ये पवने स्थल खंड से आ रही हैं, अर्थात इन पवनों के अंदर जलवाष्प की मात्रा नगण्य होगी। अर्थात ये पवने भारत से जब निकलेंगी तो याद रखिएगा कि ये पवने भारत में वर्षा नहीं कराएंगी। क्लियर? क्यों नहीं कराएंगी? क्योंकि इसके ऊपर कोई महासागर नहीं है। परंतु यहां ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि ये जो दिशा है, ये दिशा उत्तर पूर्व की है, और उत्तर पूर्व से आने वाली पवने, अब अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो कुछ पवने इस प्रकार की अवश्य होंगी जो पवने इस दिशा से आई। क्लियर? यहां पर आपको म्यांमार वाला पार्ट दिखेगा, और ये पवने इस दिशा से चलते हुए आने पर बंगाल की खाड़ी के अंदर प्रवेश करी, और प्रवेश करने के बाद इस प्रकार से भारत के बिल्कुल लास्ट टिप वाले भाग से टकराई। क्लियर? और ये टकराने के पश्चात उस क्षेत्र में जहां दक्षिण पश्चिम मानसून ने बारिश नहीं कराई थी, उस स्थान पर यह बारिश करा जाती है। और इसे कौन सा प्रदेश कहते हैं? तो याद करिए, एक छायावृष्टि प्रदेश हमने देखा था तमिलनाडु वाला। तो याद रखिए तमिलनाडु में बारिश ज्यादा नहीं हो पाती दक्षिण पश्चिम मानसून से, लेकिन ये जो पवन इस दिशा से आ रही हैं। अब याद रखिए, मैं एक बार एडजस्ट करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखें, अगर मैं कहूं ये जो दिशा है, ये कौन सी दिशा है? तो ये है उत्तर पूर्व की दिशा। इसे कहा जाता है उत्तर पूर्वी दिशा। और याद रखिए उत्तर पूर्व की दिशा से ये जो पवने आ रही हैं, ये पवने बेसिकली तमिलनाडु में यहां पर वर्षा करा देती हैं। और याद रखिए ये जो वर्षा होती है इसे कहते हैं शीतकाल की वर्षा। और याद रखिए ये शीतकाल की वर्षा किस दिशा से हो रही है? उत्तर पूर्व की दिशा से। अब मुझे बताएं, क्या इस समय पूरे भारत में वर्षा हो रही है? नो। और पूरे भारत में किस टाइम पे वर्षा हुई और किस दिशा से वर्षा हुई? तो याद रखिए पूरे भारत में वर्षा हुई थी दक्षिण पश्चिम मानसून से, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा भी था। यहां ध्यान से देखें, जब पूरे भारत में वर्षा हो रही है तो कौन सी डायरेक्शन से हो रही है? साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन थे, अर्थात कौन सी दिशा से? दक्षिण पश्चिम की दिशा से। परंतु जब आप यहां आएंगे तो आप यहां पाएंगे कि दक्षिण का उल्टा उत्तर और पश्चिम का उल्टा पूर्व। पूर्व यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा से तमिलनाडु नामक राज्य में वर्षा हो रही है, वो भी कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। और याद रखिए ये जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, शीत ऋतु में यह जो होने वाली वर्षा है इसे कहा जाता है लौटता हुआ मॉनसून या रिट्रीटिंग मॉनसून। क्लियर? और याद रखें यही लौटता हुआ मॉनसून या यही रिट्रीटिंग मॉनसून तमिलनाडु के एक कोस्ट है, एक तटीय क्षेत्र है, इसे कहा जाता है कोरो मंडल तट। इस तट पर जो है ये वर्षा कराता है। और यही कारण है कि तमिलनाडु में थोड़ी बहुत वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण नगण्य परंतु होती आवश्यक है। फाइन। और साथ में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। और यही कारण है कि तमिलनाडु नामक राज्य में आपको देखने को मिलेगा साल भर जो है वो राइस अर्थात पैडी अर्थात धान का उत्पादन
होता है। तो याद रखिएगा, धान का उत्पादन तमिलनाडु में साल भर क्यों हो पाता है, तो इसका एक मुख्य कारण यह है बच्चों कि इस स्थान पर खासकर वर्षा ऋतु में कम ही सही परंतु होती आवश्यक है, और साथ में लौटते हुए मानसून से शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। और आई थिंक आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि धान के उत्पादन के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, और साल भर वर्षा हर एक स्थान पर नहीं होती। बट इन अ नटशेल, इन अ ब्रॉडर सेंस, आप ये समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में थोड़ी बहुत तो सही पर वर्षा जरूर होती है, और साथ में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, और यही कारण है कि तमिलनाडु में चावल का इतना अधिक उत्पादन होता है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा कि कौन से वो 3 प्रकार के चावल हैं जिसका उत्पादन करता है तमिलनाडु। और याद रखिए, एक वर्ड और है जिसे घाई कहा जाता है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल साइट्स, या फिर ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट्स। ये जो है ये भी तमिलनाडु में एक उपस्थित है और एक केरल में भी उपस्थित है। आप ट्राई करें इसके बारे में आंसर करने का, मैं डेफिनेटली आपको इसका आंसर किसी वीडियो में दूंगा। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा तो मैं फिर ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ चुका है यूपीएससी में, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसमें 5 साइट्स आती हैं जहां बहुत ही डिफरेंट टेक्निक से राइस का या चावल का या किसी भी फसल का उत्पादन करा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं तो सागर तल से नीचे खारे पानी से चावल का उत्पादन करा जाता है केरल में। फाइन, इसे क्या कहा जाता है आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब याद रखिए, एक बार वर्षा हो चुकी है बच्चों, कहां पर? एक बार वर्षा हो चुकी है तमिलनाडु में, वो भी उत्तर पूर्व की दिशा से आते हुए मानसून से, जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। अब दूसरा डायमेंशन हम देखने वाले हैं। अब कैसे? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हम ट्राई करते हैं वो इसी स्लाइड में आ जाए। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो अब ध्यान से देखें बच्चों, चलिए हम इसे चेंज कर लेते हैं। चलिए अब आ जाए, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि वास्तविकता में, ध्यान से देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं वास्तविकता में भारत में एक जलवायु घटना होती है। बच्चों एक बात बताएं, यहां से यूरोप का जो डिस्टेंस है, क्या ये काफी कम है? क्या कोई पवन एक बार में चलना प्रारंभ करके डायरेक्टली यूरोप से भारत तक आ सकती है? क्या ये संभव है? तो आई थिंक आप इजीली आंसर कर पाएंगे कि यह संभव नहीं है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यूरोप में, ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यूरोप में भूमध्य सागर में, इसे कहा जाता है भूमध्य सागर, याद रखिए, यूरोप के भूमध्य सागर में शीत ऋतु में, यानी कि विंटर्स में, शीत ऋतु में हर साल एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। क्लियर? अब ये चक्रवात क्यों आता है तो इसे हम नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइन, और आई थिंक जब हम क्लाइमेटोलॉजी में पहुंचेंगे चक्रवातों वाले चैप्टर पे, वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो भूमध्य सागर में शीत ऋतु में एक चक्रवात आता है, इस चक्रवात को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो याद रखिए, जो यूरोप है यहां पर आता है एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और याद रखिए यह चक्रवात की पवनें 2 जन्म भारत में प्रवेश नहीं करती। अर्थात होता यह है कि जो चक्रवात है इसका जो डायामीटर है ये लगभग पूरे भूमध्य सागर को कवर करता है। यानी कि भूमध्य सागर के ऊपर ये जो आने वाला चक्रवात है, ये भूमध्य सागर की जो जल है उसे उठाकर हवा में उछाल देता है, और यूरोप में विंटर के सीजन में बेसिकली होना स्टार्ट होती है बारिश।
और याद रखिए यूरोप में ठंड में होने वाली इस बारिश की आर्द्र पवनें कभी भारत तक प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि यूरोप दूसरा कॉन्टिनेंट है और भारत दूसरे कॉन्टिनेंट में आता है। परंतु ये पवनें भारत तक पहुंच जाती हैं, ये आर्द्र पवनें भारत तक पहुंच जाती हैं। और ये किस प्रकार से पहुंच जाती हैं, तो याद रखिए ये चक्रवात पहले जो है वो आर्द्र पवनों को भूमध्य सागर से उठाता है और उठाने के बाद ऊपर हवा में उछाल देता है, और ये पवनें ऊपर जाने पर ठंडी होती हैं, इसमें संघनन होता है, संघनन के बाद मेघों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। और यही पवनें ऊपर जाने के बाद टच कर लेती हैं बच्चों उस पवन को जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है, जिसे कहा जाता है जेट स्ट्रीम। आप सभी को शायद याद होगा कि हमने एक जेट स्ट्रीम के बारे में देखा था। यह थी उप उष्ण कटिबंध की पश्चिमी जेट स्ट्रीम। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जेट स्ट्रीम वाला एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसमें जाकर देखें किस प्रकार से बनती है, उनका क्या प्रभाव होता है। क्लियर? अब देखें ध्यान से, यहां से एक जेट स्ट्रीम बनना प्रारंभ होती है और याद रखिए ये जेट स्ट्रीम जो है वो भारत आने वाली है। क्लियर? आई थिंक आप सभी को याद होगा इसका नाम। इसे कहा जाता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। और याद रखिए ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है या वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये भारत में आना प्रारंभ करेगी। और जैसे ही ये भारत में आएगी तो यहां ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, ये आप पाएंगे इस प्रकार से हमारा ग्रेट इंडिया। क्लियर? और यहां आप पाएंगे कि आपको देखने को मिलेगा हमारा बृहद हिमालय। क्लियर? और ये जो हिमालय वाला भाग है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो हिमालय वाला भाग है, इस हिमालय वाले भाग से ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वो टकराएगी। और यहां ध्यान देने योग्य चीज है कि ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है जो भूमध्य सागर में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आर्द्र पवनों को लेकर आ रही है, इसका एक भाग जो है वो इस प्रकार से डायवर्ट होकर जाएगा चाइना की तरफ। और याद रखिए ये हिमालय को पार नहीं कर सकता, इसलिए एक लिम इसका एक भाग कट के जो है वो चीन की तरफ जाएगा, तथा एक भाग इसका, जस्ट अ सेकेंड, एक भाग इसका ब्रेक होके सेपरेट होके ये भारत की दिशा में प्रवाहित होगा। और ये जो भाग है ये भारत में इस प्रकार से प्रवेश करता है। और याद रखिए ये भाग भारत में वर्षा कराता है। और यह भी याद रखिएगा कि यह वर्षा जो है वो दोनों प्रकार से होती है। दोनों प्रकार से मेरा अर्थ क्या है? मेरा अर्थ है एक बार ये भारत में हिमपात कराता है तथा दूसरी बार ये भारत में जो है वो वर्षा कराता है। किस प्रकार से? तो देखिएगा ये क्षेत्र जो है, ये भाग जो है वो कहलाता है पश्चिमी भाग। और याद रखिएगा ये क्षेत्र, ये पवन जो यूरोप से आर्द्र पवनें भारतीय क्षेत्र में लाती है, भारतीय क्षेत्र में लाती है। ये बेसिकली भारत में क्या क्या कराती है? तो याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं कि, अब देखिए ध्यान से, याद रखिए ये जो पवनें हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ये लद्दाख प्लस जम्मू एंड कश्मीर प्लस उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश, इन स्थानों पर याद रखिएगा ये कराती हैं हिमपात। और याद रखिएगा
कुछ स्थानों पर जब यहां पर ये हिमपात कराएंगी, आगे जाएंगी, आगे जाने पर इनमें आर्द्रता की मात्रा कम होती जाएगी और याद रखिए आगे जाने पर आप पाएंगे कि ये पवनें भारत में कुछ स्थानों पर, खासकर पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा याद रखिएगा पश्चिमी यूपी यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहां पर यह कराएगी वर्षा। और याद रखिए वर्षा की मात्रा कम होगी, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होगी। और यह भी याद रखिएगा इसी वर्षा के कारण, इसी घटना के कारण आप पाएंगे कि पंजाब, हरियाणा और यूपी का ये जो भाग है, ये भाग वास्तविकता में रबी की फसलों का उत्पादन कर पाता है। फाइन, रबी की क्रॉप्स या रबी फसलें वो फसलें होती हैं जो शीत ऋतु में होती है। और याद रखिएगा इन फसलों के उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है कि इस स्थान पर क्या हो बच्चों, इस स्थान पर वर्षा हो। तो रबी की फसलों इसके उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप क्या करें बच्चों, आप करें वर्षा। और यह वर्षा कैसे हो पाएगी, तो यह वर्षा वास्तविकता में हो पाएगी जब पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आर्द्र पवनें यूरोप से चलते हुए भारत आएंगी। तो इस पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव को कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। इस घटना को कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फाइन, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। क्लियर। और याद रखिए ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके कारण और भी कुछ होता है, और वो क्या होता है मैं आपको डिटेल में, बट अभी नहीं, एनवायरमेंट वाले पार्ट में समझाऊंगा। और आप पाएंगे कि एक टॉपिक होता है जो हमेशा करंट पे होता है, वो है दिल्ली में प्रदूषण। और याद रखें बच्चों, अगर मैंने आपसे बोला कि पश्चिमी विक्षोभ का भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव है, तो याद रखिए केवल और केवल उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ वर्षा मात्र इतना कार्य नहीं करता। याद रखिए अगर मैं आपसे कहूं क्या दिल्ली के केस में दिल्ली शंघाई या दिल्ली लंदन या किसी और पश्चिमी देश की अपेक्षा क्या दिल्ली ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज है, क्या दिल्ली में ज्यादा डेवलपमेंट है, तो आंसर इज नो, शंघाई से ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। परंतु दिल्ली के केस में दिल्ली विंटर्स में, शीत ऋतु में विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हो जाती है। बच्चों क्या कारण है कि दिल्ली में इतना अधिक प्रदूषण है? इसका सबसे बड़ा बच्चों कारण यह है कि वास्तविकता में ये जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, ये पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और पंजाब यहां होने वाले सारे प्रदूषण को विंटर के सीजन में, शीत ऋतु में दिल्ली की तरफ क्या कर देता है, डाइवर्ट कर लेता है। तो याद रखिएगा इसका एप्लाइड पार्ट यह है कि पश्चिमी विक्षोभ मात्र भारत में वर्षा के लिए नहीं, अपितु भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में और खासकर दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। और याद रखिएगा दिल्ली के एक तरफ आपको इस स्थान पर देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का पंजाब। और याद रखिए पाकिस्तान 5वीं 6वीं सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल नेशन है। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान के क्षेत्र में भी एक्सटेंसिव लेवल पे क्या होती है, कृषि होती है। और इतने बड़े स्तर पर कृषि दो राष्ट्रों में हो रही है, एक भारत और एक पाकिस्तान, और इस सब का जो वेस्ट है, खासकर पलारी जलाना अर्थात स्टबल बर्निंग, ये पहुंचती है स्मोक, ये पहुंचता है धुआं डायरेक्टली दिल्ली में। और इसका मुख्य कारण ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम ही होती है। तो याद रखिए पश्चिमी जेट स्ट्रीम का दो डायमेंशन है। पहला डायमेंशन ये है कि यह पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत में वर्षा कराती है, और साथ में यह पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों के जो एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट्स हैं, जो कृषिगत प्रदूषण है, इसे दिल्ली की ओर या भारत की ओर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो आई थिंक आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से भारत में मानसून का आगमन होता है, किस प्रकार से यह डिस्ट्रीब्यूट होता है,
और किस प्रकार से जो है इसका हमारे लिए प्रभाव है। हमने सारे डायमेंशन बच्चों कवर कर लिए हैं। हमने पश्चिमी विक्षोभ देखा, हमने जो है वो लौटता हुआ मॉनसून देखा। इसके अलावा बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में मॉनसून का आगमन हुआ था, किस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। क्लियर है? और याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते जाएं, आप इसके लिए नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं तो नो डाउट ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि एटलीस्ट आप टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लें। आज की सारी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एज यू कैन सी हियर, यहां से ये सारा पार्ट करते हुए हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड डायरेक्टली कर देंगे। क्लियर? तो चलिए, ये हमारा अंत हुआ क्लाइमेटोलॉजी के एक टॉपिक का। इसके बाद हम नए टॉपिक के सामने आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। बच्चों, अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं तो प्लीज अपना एक कमेंट लीव करें और मुझे बताएं कि क्या कोई डाउट है या सब कुछ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे बच्चों। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।